नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी, जहां पर हम बातचीत करते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़े आपके सवालों पर और साथ ही साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स को लेके आते हैं जो कि आपको और बेहतर बनाते हैं दिन पर दिन, ज़्यादा अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने को लेकर और ज़्यादा अच्छे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने को लेकर। और अलग अलग जानकार हमारे साथ मौजूद रहते हैं जो हमें इस पूरी श्रृंखला में हमारी मदद करते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं। आज भी हम बातचीत करेंगे कुछ जानकारों से, लेकिन उससे पहले अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में और अलग अलग माध्यमों से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, हमारे साथ मुखातिब हो सकते हैं। फेसबुक और एक्स यानी कि फॉर्मर ट्विटर पे आप आस्क आवाज़ योर मनी हैशटैग का इस्तेमाल करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nwt.com के ऊपर और साथ ही साथ 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर भी आप सीधे सीधे अपना सवाल भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम का सीधा हिस्सा बन सकते हैं। आज हम बातचीत करेंगे रुंगटा सिक्योरिटीज़ के चीफ फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा सर से, जो कि हमारे साथ मौजूद भी हैं। हर्षवर्धन रुंगटा सर बहुत दिनों बाद मुझे आज ऑन स्क्रीन मिल रहे हैं। ऑफ स्क्रीन तो मिल रहे थे 2-3 बार, लेकिन ऑन स्क्रीन बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। तो आज हमने एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक चुना, क्योंकि अब जब रुंगटा सर को आना था तो सवाल भी थोड़े टफ होने चाहिए, तो हमने आज टॉपिक चुना मल्टी एसेट फंड का। सिंगल एसेट में तो हर्षवर्धन सर की एक्सपर्टाइज है, तो मल्टीपल एसेट्स को मैं लेकर आना पड़ा इसलिए बीच में, तो जरा मल्टीपल एसेट के ऊपर एक सवाल पूछा जाए। तो हर्ष सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। और पहले तो आपको और सभी दर्शकों को गुड़ी पड़वा की और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस समय में, इस सिनेरियो में, जब इक्विटी बाजार नए ऑल टाइम हाई बना रहा है, गोल्ड नए ऑल टाइम हाई बना रहा है, सिल्वर ऑल टाइम हाई बना रहा है और मल्टीपल एसेट्स आपके सामने अच्छी अपॉर्चुनिटी पोज कर रहे हैं जिनको आप मिस करते जा रहे हो, तो ये बात उठती है कि क्या हम इन सबका फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। तब हमने सोचा कि ये एसेट एलोकेशन को लेके मल्टी एसेट के ऊपर आपसे चर्चा की जाए। आप ही से समझाएं इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को कि कैसे इसकी ज़रूरत आती है, क्या है मल्टी एसेट फंड, क्यों होना चाहिए, किनको निवेश करना चाहिए। आप ही से मैं इससे शुरुआत करना चाहूँगा। वेल सुमित, थैंक यू सो मच और आपको भी गुड़ी पड़वा और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेल सुमित, देखिए मल्टी एसेट फंड्स होते क्या हैं। पहले हम एसेट्स की बात करते हैं कि कोई भी एक साधारण निवेशक है, वो हम उनसे सजेस्ट करते हैं कि जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, आप सारे पैसे कोई भी एक एसेट क्लास में नहीं लगाते। तो मान लीजिए आप सिर्फ इक्विटीज में या सिर्फ फिक्स डिपॉजिट या डेट में या सिर्फ गोल्ड में, ऐसे कोई भी एक एसेट में अपने पैसे लगाते नहीं। तो जब आप निवेश करते हैं, आप उसे एलोकेट करते हैं कि आपकी रिस्क प्रोफाइल, टाइम होराइजन, गोल्स को ध्यान में रखते हुए कि कितना पैसा आपका इक्विटी में जाएगा, कितना डेट में, कितना प्रॉब्ली रीट्स में जो रियल एस्टेट है, कितना प्रेशियस कमोडिटीज जो गोल्ड या सिल्वर है। तो एक साधारण निवेशक जो है, उनका उनका काम क्या बनता है कि वो जैसे जैसे अपना एसेट एलोकेशन करते हैं, वो इक्विटी फंड्स चूज करते हैं, वो डेट फंड्स चूज करते हैं, वो गोल्ड में कैसे निवेश करना है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, गोल्ड फंड्स हैं या ईटीएफ्स हैं, वो अपने हिसाब से अलग अलग स्कीम्स चूज करके पैसे लगाते हैं। और जब इनका 1 साल बाद रीवैल्यूएशन आता है कि भाई हम उसे देखते हैं कि अभी रीबैलेंस करने की जरूरत है क्योंकि वैल्यूएशन चेंज हो चुकी है, तो आप इक्विटी में से बेचते हैं, डेट में लेते हैं, ऐसे ये चेंजेस आपको खुद से करने होंगे। अब एक तरफ निवेशक है, वो कहते हैं कि मुझे अलग अलग एसेट क्लास के फायदे लेने हैं, लेकिन मुझे अलग अलग स्कीम्स को मैनेज नहीं करना है। तो वो क्या कहते हैं कि मुझे एक स्कीम ऐसे बताएं जिसमें इक्विटीज भी है, डेट भी है, गोल्ड भी है, रीट्स भी है, इनबिट्स भी है, तो मैं अपने सारे पैसे एक ही स्कीम में लगा दूं और वो स्कीम मेरे लिए अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग एसेट्स में पैसे लगाएंगी। तो एज एन इन्वेस्टर मेरी ये चिंता हट जाती है कि मुझे अलग अलग मैनेज करना है। तो ये होता है एक मल्टी एसेट फंड। जो म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास ऑप्शंस हैं। वो कहते हैं कि मैं इक्विटी में एक फलाना परसेंटेज लगाऊंगा, मैं डेट में लगाऊंगा, कमोडिटीज वगैरह में, अलग अलग एसेट्स में पैसे लगाऊंगा। अब इसके 2 भाग हैं। एक है कि टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये तो हो गया मल्टी एसेट फंड कि वो करते क्या है। अब अगर आपको समझना है कि इसमें अलग अलग किस तरह के मल्टी एसेट फंड्स आते हैं, तो वो भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। वो 2 प्रकार के हैं। एक है जो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपने मल्टी एसेट अलग अलग एसेट्स में लगाए हैं, लेकिन स्कीम क्या करती है कि इक्विटी टैक्सेशन अगर किसी इन्वेस्टर को चाहिए तो मिनिमम 65% उन्हें इक्विटी में रहना है और बाकी का पैसा वो डेट और रियल एस्टेट और रीट्स और गोल्ड और उसमें लगाते हैं। तो एक स्कीम उस तरह की होती है जिसमें मिनिमम इक्विटी एलोकेशन थ्रू प्योर इक्विटी और आर्बिट्राज फंड्स मिला के वो 65% मिनिमम होगा। और दूसरा है
वो कहता है मुझे टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ध्यान दे रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि मैं इक्विटी डेट वगैरह में इक्वल एलोकेशन करूंगा। सो ऐसे दो तरह के आपके पास ऑप्शंस मल्टी एसेट फंड में भी अवेलेबल है। तो हर्ष सर, अगर मैं मान लीजिए शुरुआत करने जा रहा हूँ आज अपने निवेश की, और मेरे पास बहुत सारे चुनाव है, मैं शेयर बाज़ार को भी देख रहा हूँ, मैं लिक्विड फंड में पैसा डाल सकता हूँ, मेरे पास फ्लेक्सी फंड भी है, मल्टी कैप भी है। सो यहाँ पर मेरी ज़रूरत ज़्यादा है इसे मल्टी एसेट में डालने की, या मैं वो निवेशक हूँ जो ऑलरेडी पिछले 10 साल से 12 साल से एसआईपी कर रहा है, और अब मुझे लगता है कि मेरे पास एक सब्सटैंशियल कॉर्पस इकट्ठा हो गया है, मैंने मल्टी कैप मिस कर गया या दूसरे एसेट मिस कर गया, अब मैं इसमें पैसा डालूं, तो ये ज़्यादा सूटेबल किसको रहता है? सो वेल देखिए, ये ना हर एक इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है, लेकिन अगर कोई ऐसा निवेशक है जो बहुत हैंड्स ऑन है, वो सब कुछ अपना इक्वली अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं, तो शायद अलग अलग टाइप की स्कीम्स देना बेटर होगा फ्रॉम अ टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे मैंने कहा कि अगर एक मल्टी एसेट फंड है जिसमें हम प्योर मल्टी एसेट फंड के हिसाब से बात करते हैं, तो उसका टैक्सेशन होगा डेट। डेट मतलब उसमें आपको इक्विटी का पोर्शन में भी डेट का टैक्सेशन लग रहा है, तो आपका एलोकेशन इक्विटी में मान लीजिए 35% है, तो वो 35% पे जो गेन्स होगा वो भी आपको डेट के रूप में लगेगा, क्योंकि स्कीम लेवल पे डेट टैक्सेशन हो रहा है, क्योंकि इक्विटी 35% है, डेट मान लीजिए 30% है, बाकी गोल्ड और रीट्स हैं, तो आपका टैक्सेशन तो इक्विटी का ही हुआ। सो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अलग अलग टाइप की स्कीम्स को खुद मैनेज कर सकते हैं, तो बेशक आप अलग अलग ही मेंटेन करें, क्योंकि आप उसमें भी आपके पास चॉइस होती है। जैसे इक्विटी एलोकेशन में आपको फ्लेक्सी कैप लेना, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, जो लेना आप कर सकते हैं। मल्टी एसेट फंड में ये ऑप्शन आपके पास नहीं होता कि इक्विटी एलोकेशन स्मॉल कैप में करना है, मिड कैप में करना है, कि कौन से में करना है। वो फंड मैनेजर इक्विटी एलोकेशन अपने हिसाब से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी स्टाइल के बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। तो हर्ष सर तो एक आपका जो जी, सवाल था कि किस तरह के इन्वेस्टर को करना चाहिए, तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो पूरे कंट्रोल कर सकते हैं, तो अलग अलग स्कीम करें, नहीं तो आप मल्टी एसेट फंड में करें। तो हर सर, अगर मान लो मैं इक्विटी में ही निवेश करता हूं, तो इक्विटी में इसमें दो तरह के निवेश जो आप समझा रहे हो कि वो तो होएंगे ही, फिर आती है रीट्स की बारी, इन्विट की बारी, वो भी आपको मिलेगा। अब कमोडिटी साइकिल इस समय ज़ोरदार तेज़ी में है, तो गोल्ड का एसेट भी मिल जाएगा आपको। तो पूरा जो एक खाका है, क्या वो एक अगर किसी का बहुत बड़ा कॉर्पस नहीं है और वो शुरुआती करना चाह रहा है, तो सारी चीज़ों का अगर पूरा फील लेना चाह रहा है, तो इन सब इसी में खाली पैसा डाल दे वन। और क्या इसके जो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स हैं बीते 5 साल के या 10 साल के, उनमें कुछ अंतर है नॉर्मल म्यूचुअल फंड से? जी देखिए, आपने जो बताया ना कि अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो नया है, तो हम्म, बेशक मैं ये कहूंगा कि अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम्म, खास करके लमसम, मान लीजिए आपके 5 या 10 लाख रुपए हैं, तो आप एक मल्टी एसेट फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको इक्विटी, डेट, गोल्ड सब आपके पोर्टफोलियो में एक साथ आ गया। तो रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्योर इक्विटी फंड से ऑफकोर्स लोअर रिस्क है। ये हाइब्रिड कैटेगरी में आता है, जिसमें आपको मल्टीपल एसेट्स मिल जाते हैं। अब इसकी कैटेगरी एवरेज की अगर हम रिटर्न देखें, सो कैटेगरी एवरेज जो ये पूरी मल्टी एसेट फंड्स की पूरी कैटेगरी है, लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न जो है वो करीबन 15% मिला है। अब आप उसे अगर प्योर इक्विटी फंड से कंपेयर करेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इक्विटी फंड से 20-30% के ऊपर रिटर्न दिया है, बट वो 100% इक्विटी है। हम्म, सो एक नया निवेशक जो लमसम भी करना चाहता है, अभी मार्केट में एंट्री लेना चाहता है, तो मल्टी एसेट फंड उनके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। तो अगर आप नए निवेशक हैं, लंप सम में पूंजी डालना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है मल्टी एसेट फंड, जिसको आप निवेश कर सकते हैं। और एक बात जो बिटवीन द लाइन हर्ष सर ने बोली कि आप इसको इक्विटी से डायरेक्टली कंपेयर ना करें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इक्विटी प्योर प्ले इक्विटी है, तो उसका रिटर्न ज़्यादा होगा, लेकिन ये थोड़ा मल्टीपल एसेट्स पे हैं, इसलिए एक बार को आप इनका रिटर्न कंपैरेटिवली थोड़ा कम पाएंगे। हर सर, अगर आज कोई निवेश शुरू करना चाह रहा है, तो दो तरह के फंड मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूं जो कि आपने बताए हैं, आप ही इसको डिटेल में समझाएं किस तरह की ये फंड्स हैं मल्टी एसेट में। सो देखिए, एक मैंने जैसे कहा कि टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसका डेट टैक्सेशन होगा। सो डेट टैक्सेशन मतलब उनमें इक्विटी कंपोनेंट 65% से नीचे है, तो उसमें वाइट ओक मल्टी एसेट फंड है और मोतीलाल ओसवाल एसेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड एग्रेसिव ऑप्शन। मैं एकदम ब्रीफ में समझा देता हूँ। ये मोतीलाल ओसवाल एसेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड जो है, इसमें आप निफ्टी 500 की कंपनीज मिलेगी आपको। इसमें S&P 500 जो यूएस की S&P 500 कंपनीज है, वो है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है और गोल्ड है। सो इसमें इंडियन इक्विटी कंपोनेंट करीबन 50% के आसपास रहेगा, तो इक्विटी टैक्सेशन नहीं हुआ। सो ये डेट टैक्सेशन है, लेकिन इसमें आपको इंडियन इक्विटीज, इंटरनेशनल इक्विटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज
एंड आपको गोल्ड, ये सारे मिल गए। सेम विथ व्हाइट ओक मल्टी एसेट फंड। तो क्योंकि इक्विटी एलोकेशन कम है, ये डेट ओरिएंटेड टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। अगर इक्विटी टैक्सेशन वाली स्कीम आपको चाहिए जिसमें मिनिमम इक्विटी एलोकेशन 65% है और बैलेंस का जो है वो आपका डेट और कमोडिटीज है, तो उसमें जो ऑप्शंस आपके पास है, टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज फंड, एबीएसएल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एंड आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड। तो ये आपके पास इक्विटी साइड के भी जो इक्विटी ओरिएंटेड टैक्सेशन में ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। चलिए, तो बहुत सारी डिटेल जिस पर हमने बातचीत करी और बहुत सारे फंड्स के नाम जो कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। तो अगर आप नया निवेश शुरू करना चाह रहे हैं, बल्क में निवेश करना चाह रहे हैं, सारे एसेट का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, तो ये कुछ फंड्स आपके सामने रखे गए हैं और इन पे आप आराम से अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। ये तो रहा पहला हिस्सा कार्यक्रम का, जहाँ पे हम एक स्पेशल सेगमेंट की बात करते हैं। अब सवाल जवाब के सिलसिले की बातचीत शुरू करते हैं और अपनी पहले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं, जो कि है बेंगलुरु से रेखा जैन जी हैं। रेखा जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, मैम पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार रेखा जी। हाँ, मुझे रिटायरमेंट के लिए 7 साल में 4 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। ओके। पिछले 7-8 महीने से मैं 2.5 लाख की एसआईपी कर रही हूँ। ओके। और मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा करंट पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करने हैं मुझे। और रिसेंटली मैंने ना एसबीआई का गोल्ड ईटीएफ भी शुरू किया है। ओके, तो रेखा जी बस एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप कितने टाइम में रिटायरमेंट एक्सपेक्ट कर रही हैं अपना? 7 साल में। 7 years में, राइट? करेक्ट। ओके, तो हर्ष सर, करीब करीब 2.5 लाख रुपए की एसआईपी चल रही है। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो 20 लाख के आसपास इनका पहुंच चुका है ऑलरेडी। रिटायरमेंट के लिए ये निवेश कर रही हैं। 7 साल में 3 से 4 करोड़ का लक्ष्य इन्होंने साध रखा है। कितना पॉसिबल है और क्या चेंजेस की ज़रूरत है? देखिए रेखा जी, आपका जो पोर्टफोलियो है, अगर मैं 10% से भी अनुमान लगाऊं कि आगे 7 साल, क्योंकि 7 ईयर्स है आपका, तो मैं ऑन एन एवरेज अगर 10% का अनुमान लगाऊं कि रिटर्न आपको सालाना मिले, तो खुशखबरी ये कि 3.5 करोड़ रुपया बन जाता है। जो आपका टारगेट था कि आपको 3 से 4 करोड़ के बीच में चाहिए, तो आपके 20 लाख करंट कॉर्पस है प्लस 2,60,000 हर महीने का इन्वेस्ट करना। तो आपका रिटायरमेंट का जो लक्ष्य है वो तो 10% के अनुमान से पूरा हो जाना चाहिए। जहां तक आपके पोर्टफोलियो की बात है, तो आपकी स्कीम्स में थोड़ी ओवरलैपिंग है, लेकिन क्योंकि 7 साल ही आपके पास बचे हैं, मैं और स्कीम्स अच्छी हैं, तो आपको कोई भी बदलाव करने का सुझाव नहीं दे रहा हूं। सिर्फ रिव्यू करने का टाइमलाइन आप ऐसा करिए कि 2 साल बाद आप इन सब स्कीम्स जो आपके पास ऑलरेडी हैं उसको एक बार रिव्यू करिएगा। और 5 साल बाद, तो आज से 5 साल बाद जो आपके रिटायरमेंट से 2 साल पहले होगा, उस समय आप एसेट एलोकेशन का रिव्यू करिएगा कि कितना आपको इक्विटी में रखना है, कितना डेट में रखना है, क्योंकि आप रिटायर होने वाली होगी उसके अगले 2 साल में। तो वो एलोकेशन आपको 5 साल बाद चेंज करना होगा। स्कीम्स का रिव्यू एक बार 2 साल बाद करिएगा, और अभी इन्वेस्ट करते रहिए, कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। तो अभी आप निवेश करते रहिए और अभी जो रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। 2 साल बाद आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें, वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप अवधि और दे पाएंगे तो और ही अच्छा है। ऑलरेडी आप इस अवधि में भी 3.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस अचीव कर पाएंगे। अब अशोक जी से बातचीत कर लेते हैं, जो कि जोधपुर से हमारे साथ मौजूद है। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार अशोक जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है सर कि ये मैंने ये जो पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, आपके पास गया होगा? जी मेरे पास है। तो हाँ, तो इसमें मेरा 50 लाख का टारगेट था। ओके। और ये थोड़ा समय मैं कम चाहता हूँ, 6 साल के अंदर अंदर। और जो मेरा पोर्टफोलियो है, एक तो ये है कि ये पोर्टफोलियो क्या सही है और इसमें क्या बदलाव करने की जरूरत है, या फिर कोई और फंड इसमें ऐड करने की जरूरत है। तो आप उसके बारे में अभी अशोक जी 10,500 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं और आप 6 साल में 50 लाख का कॉर्पस चाह रहे हैं, राइट? जी 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 सर। चलिए, वैसे तो ये प्राइमा फेसी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बाकी हर्ष सर इस पर ज़्यादा बेहतर अपनी टिप्पणी दे पाएंगे। हर्ष सर, इन्होंने पहले जो सवाल भेजा था उसमें 10 साल में 30 लाख था, लेकिन अब वो अवधि भी घट गई है और अमाउंट भी बढ़ गया है, 6 साल में 50 लाख। आप बताइए कितना फीजिबल है ये? सुमित, आपने सही कहा कि अगर मैं अनुमान 10 साल का भी लगाऊं, जो कैलकुलेशन करूं कि 12% से अगर इन्हें रिटर्न मिलता है 10,500 रुपए जो ये अभी निवेश कर रहे हैं, तो भी ये 22 से 24 लाख ही बन रहा था। तो अगर आपको 10 साल में 50 लाख चाहिए, तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में डबल करना होगा। और यही चीज आपको अभी 6 साल में चाहिए, तो आपको 4 गुना तो कम से कम आपका इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो ये मैं अनुमान बता रहा हूँ, किस तरह से आप अपना कैलकुलेशन समझ सकते हैं। जहां तक आपके पोर्टफोलियो का सवाल है, आपका पोर्टफोलियो में 4 स्कीम्स हैं और पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लगभग लार्ज कैप्स में ही है, और एक पोर्शन छोटा सा मिड कैप में। फ्लेक्सी कैप में भी जो एलोकेशन है वो भी लार्ज कैप की तरफ ही होता है।
सो अशोक जी, आपको 10,500 रुपए के लिए आपको 4 स्कीम्स, वो भी ओवरलैपिंग होती हुई कोई जरूरत नहीं है। मैं 2 स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में से शॉर्टलिस्ट करके कर रहा हूँ कि आप यही कंटिन्यू करें। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में 5,500 और एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप में 5,000। ये मैं दोहरा रहा हूँ सिर्फ कि आईसीआईसीआई ब्लू चिप और एसबीआई ब्लू चिप जो आपके पोर्टफोलियो में, वो खराब स्कीम्स नहीं है। सिर्फ 10,500 रुपए के लिए अगर आप इन 2 स्कीम्स में ही करें, जो पराग पारेख और एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप है, तो आपका काम पूरा हो जाता है। कंसोलिडेशन भी हो जाएगा और डुप्लीकेशन नहीं रहेगा। सो 2 स्कीम में करें। आगे जाते हुए अगर एसआईपी बढ़ा सके, तब कोई अगर स्कीम जोड़नी हो तो आप सोच सकते हैं। हालांकि आज की तारीख में 2 स्कीम काफी है। तो आप जो आपके गोल हैं उसको पहले तो थोड़ा सा रियलिस्टिक करिए सर। आपको अवधि अपनी या तो बढ़ानी होगी या अपना निवेश का क्वांटम 4 गुना करना होगा, तब आप आपका गोल अचीव कर पाएंगे। और जो अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं 20 से 22 लाख का कॉर्पस जो इकट्ठा होगा 10 साल में, उसके लिए आप 2 एसआईपी आपको हर्षा ने बता दी हैं, उन्हीं को आप कंटिन्यू कर लिए, उससे ही काम हो जाएगा आपका। सो थोड़े बहुत फेरबदल की ज़रूरत है और हो सकता है आप उससे अचीव कर लें। अब मीना पटेल हमारे साथ मौजूद हैं गुजरात से बातचीत करने के लिए। मीना जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार। नमस्कार मीना जी। जी सर, मैंने अभी भी स्टार्ट किया है एसआईपी 2 महीने से। ओके। 16,000 मैंने शुरू किया है अभी। तो मीना जी Monthly। इतना लेट कैसे हो गया? आपने मतलब पहले कभी निवेश का सोचा नहीं, या अब बाजार की तेजी में आपको ज्यादा नहीं इंटरेस्ट था, आ मैं गया? एफडी कर रही थी ओके। इसलिए। तो अब आपने एफडी से निकल के इक्विटी में पैसा डालना शुरू किया, एसआईपी में शुरू किया पैसा? हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो आपको जो पहले डर था एफडी में पैसा डालने के समय पर, अब वो थोड़ा कम हुआ आपका? हाँ जी, कम हुआ। चलिए, क्या सोच रहे हो आप, क्या जो आपका एसआईपी है उसमें 10 साल में कितना कॉर्पस मिलेगा? और हाँ वो ही, और जो इन्वेस्ट किया है वो सही है या कुछ चेंज करने की जरूरत है, ऐसा कुछ? ओके। अच्छा मीना जी, एक चीज़ और, क्या ज़रूरत पड़ने पर आप अपने एसआईपी का जो क्वांटम है थोड़ा बढ़ा सकते हो ऊपर? हाँ जी, बढ़ा सकते हो। ओके। तो हर्ष सर, क्या करना चाहिए? 10 साल का ये निवेश रख के चल रही हैं, और इंटरेस्टिंग पार्ट है कि धीरे धीरे एफडी से निकल के अब ये म्यूचुअल फंड में आई हैं। तो रीसेंट शुरुआत है, कहीं ऐसा ना हो कि पहला एक्सपीरियंस ही कड़वा हो जाए, इसलिए आप बताइए क्या करना चाहिए ना? देखिए, पहली बात तो सुमित, आपने एकदम सही चीज कहा एक नए इन्वेस्टर को, कि आप अभी अगर मार्केट में आ रहे हैं और आप ये देखे होंगे कि पिछले 2 साल 3 साल में रिटर्न्स जो है वो करीबन 20% प्लस मिला है इन्वेस्टर को। तो आप अगर वही देख के वापस अभी 2024 में अगर अप्रैल 2024 में स्टार्ट कर रही हैं, तो हो सकता है कि आप आगे जाते हुए निराश हो। तो पहली चीज जो आपको मीना जी ध्यान में रखना है कि रिटर्न्स जो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्ट करेंगी ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, क्योंकि 10 साल का आपका टाइम होराइजन है, लगभग 12 से 15% के आसपास और एन एवरेज आपको मिले तो बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। जो आप पास्ट में हुआ है वो जरूरी नहीं अगले 1-2 साल में होगा। मार्केट अगर कुछ भी फ्लक्चुएशन तो अपने एसआईपी कंटिन्यू रखिएगा। जहां तक आपके पोर्टफोलियो का सवाल है, आपके पास 8 स्कीम्स हैं जिसमें आप 16,000 रुपए इन्वेस्ट कर रही हैं। आपको 8 स्कीम्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 स्कीम्स अगर आप रखेंगी तो आपका काम पूरा हो जाएगा। तो आपके पोर्टफोलियो में आप इस तरह से इन्वेस्ट करें। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है उसमें 4,000 रखें। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड में 4,000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 4,000। सो ये 3 स्कीम्स आपके पास ऑलरेडी है, मैं सिर्फ क्वांटम बढ़ा रहा हूँ, एलोकेशन चेंज कर रहा हूँ। और चौथी स्कीम जो आपको जोड़नी है वो आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड, जिसमें आप 4,000 रुपया निवेश करें। ये स्कीम नहीं है, लेकिन आईसीआईसीआई का फोलियो आपके पास ऑलरेडी है, तो कोई नई चीज आपको करनी नहीं होगी, सिर्फ स्कीम्स में फेरबदल करके अमाउंट आपको बढ़ाना है। बाकी सारी स्कीम में से आप रिडीम कर लें और इन्हीं 4 में वापस री इन्वेस्ट कर दें, तो आगे जाते हुए आपके पास 4 स्कीम्स ही रहेंगी। जहां तक फंड का सवाल है, अगर मैं कॉर्पस का, अगर आप 10 साल के बाद हम अगर 12% का रिटर्न अनुमान लगाते हैं, तो आपके पास करीबन 36 to 37 लाख रुपीस इकट्ठा हो जाएगा। तो मीना मैम, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि बाज़ार उतार चढ़ाव दिखाता रहता है। जो हाल फिलहाल में तेज़ी आई है वो आगे कंटिन्यू शायद हो भी, शायद ना भी हो, लेकिन आम तौर पे एक एवरेज 12 से 15% के बीच में बाजार या म्यूचुअल फंड के रिटर्न आते हैं। तो उसको थोड़ा रियलिस्टिक मान के आप निवेश करिएगा, जो आपके एफडी से हमेशा बेहतर होता है ऑब्वियसली। लेकिन थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, तो आप अपनी किसी गिरावट में पैनिक में आके एसआईपी बंद मत करिएगा। आप हमसे सवाल पूछिएगा, दोबारा हर्ष सर मौजूद रहेंगे आपको जवाब देने के लिए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आमतौर पे एसआईपी बंद मत करिएगा, उल्टा बढ़ा लीजिएगा, वो शायद ज़्यादा फायदा देगा आपको। अभी के लिए आपको राय दी गई है, आप वो राय को फॉलो कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में कोई बदलाव की खास ज़रूरत नहीं है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और हर्ष सर भी हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे भी हम आगे बातचीत करते रहेंगे अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक पर भी, और साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब तो रहेंगे ही छोटे से ब्रेक के उस पार भी।
प्योर मनी में हम बातचीत कर रहे हैं आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो कि है मल्टी एसेट फंड, और साथ ही साथ हर्ष शर्मा साथ बने हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं इस टॉपिक पर भी और आपके सवालों के जवाबों पर भी। अब अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र से चर्चा करने के लिए। गोकुल जी हैं। गोकुल जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार गोकुल जी। सर जी, मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहा था लमसम अमाउंट में अगले 10 साल के लिए सर। ओके, और गोकुल जी आपकी अभी एज क्या है? मेरी एज अभी 34 है सर। और ये आपका पहला निवेश होगा, राइट? या पहले भी आपने जी निवेश सर। किया है? जी मैं वैसे गोल्ड बॉन्ड खरीद के रखा हूँ सर 50,000 का, अभी उसमें 3 साल हो गए, उसके अलावा कोई निवेश नहीं है सर मेरा। ओके, और गोकुल जी ये एक मुश्त में निवेश की कोई खास वजह कि आपको पैसा एक मुश्त में आया तो इसलिए आप निवेश करना चाह रहे हैं, या आप उसी को तोड़ के SIP कर सकते हैं? मैं SIP भी कर सकता हूँ सर, और मेरे पास अभी वो मेरे PLI का पैसा जमा हुआ था, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि एक मुश्त करूँ या SIP करूँ। जी सर। ओके, तो हर्ष सर 34 साल की इनकी एज है, 10 साल के लिए निवेश करना चाह रहे हैं। एक मुश्त निवेश को इन्होंने पहली अपनी प्राथमिकता दी है, क्योंकि 5 लाख रुपए ने कहीं से एक मुश्त आए हुए हैं, तो ये निवेश करना चाह रहे हैं। तो पहली चीज़, क्या ये निवेश एक मुश्त करें या SIP करें? दूसरी चीज़, क्योंकि ये एक मुश्त पैसा आया है तो हो सकता है आगे रिकरिंग वे में रहे ना रहे, इसलिए SIP एक बार को चैलेंजिंग हो भी सकता है। सो आप क्या थॉट देते हो? दूसरा, अगर निवेश करें तो कहाँ निवेश करें? तो देखिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बेटर इनके लिए ये होगा कि अगर ये SIP के जरिए इन्वेस्ट करें, SIP या STP, क्योंकि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, क्योंकि इनके पास लमसम ऑलरेडी है। सो क्योंकि गोकुल जी आप पहली बार मार्केट में आ रहे हैं, ये जरूरी है कि आप मार्केट की वोलेटिलिटी को समझें, और वो समझा कब जाता है जब मार्केट एक्चुअली वोलेटाइल होगा और आप उसमें निवेश करेंगे। मान लीजिए आपने सिर्फ रिटर्न्स को या वोलेटिलिटी को देखा है स्क्रीन पे, तो इतना वो रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पैसे खुद के लगे हुए नहीं है। लेकिन जब पैसे लगते हैं और मार्केट गिरता है, तब इंसान को ये मार्केट की वोलेटिलिटी अच्छी तरह समझ में आती है। तो पिछले 1 या 2 साल का रिटर्न देखते हुए आप ये मत सोचिए कि मार्केट ऐसे ही आगे जाएगा और मुझे पॉजिटिव रिटर्न ही मिलेगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो STP के जरिए है, क्योंकि 5 लाख आपके पास ऑलरेडी है, तो आप इसको सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए आप चाहे तो इस 5 लाख को 2 साल के अंदर में आप मार्केट में ला सकते हैं, इक्विटी मार्केट में ला सकते हैं। मैं आपको स्कीम्स और एलोकेशन बता दूं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में आप 2 लाख टोटल में इन्वेस्ट करेंगे। सो अब हम सिर्फ एक बदलाव कर रहे हैं कि आप पहले 2 लाख रुपए को पराग पारेख की लिक्विड फंड में डालें, और वहां से STP सेटअप करें कि साल का 1 लाख रुपया, तो करीबन 8,000 रुपया महीने का आपका पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में स्विच होके हर महीने आएगा। दूसरा, आप निप्पॉन इंडिया मिड कैप निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में डालें, लेकिन उसी तरह निप्पॉन इंडिया के लिक्विड फंड में पहले पैसे डालें 2 लाख रुपए, और वहां से 8-9 हजार रुपए की STP करें। तीसरा, आप अभी एक सिर्फ फर्क इसमें होगा कि मैं आपको एक इंटरनेशनल फंड दे रहा हूं, उसमें 1 लाख रुपए डालने की सलाह है, लेकिन वो शायद आपको लमसम डालना पड़े, क्योंकि बहुत जल्द हम देख सकते हैं कि ये जो स्कीम है ICICI प्रू NASDAQ 100 इंडेक्स फंड, ये शायद फ्रेश एप्लीकेशन लेना बंद कर दें, क्योंकि इंटरनेशनल स्कीम से वापस वो थोड़ा लिमिट की प्रॉब्लम आ रही है उनको, तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स बंद हो। सो ये वाली स्कीम में आप लमसम लगा दें। बाकी 2 जो स्कीम्स मैंने इंडियन बेस्ड इक्विटी दी है, जो निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, इसमें आप STP के जरिए आएंगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो आपको एक राय दी गई है और राय बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इस पर थोड़ी और क्लैरिटी आपसे हर्ष सर लेना चाहूँगा कि आपने एक नया इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट उठा दिया है STP का। दरअसल आम तौर पे सबको यही पता होता है कि हमने हर महीने अपने खाते से पैसा कटवाना है और वो SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में लग जाना है, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि अगर आपके पास एक मुश्त पैसा है तो आप उसे खाते में डाल दीजिए, वहाँ पर एक STP लगा दीजिए, वो STP खाते में से ही पैसा लेती रहेगी और वो SIP के थ्रू लगती रहेगी। क्या मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ? और क्या ये घरेलू म्यूचुअल फंड में हर तरह के फंड्स के लिए एप्लीकेबल है? जी हाँ, सो देखिए एक सिंपल सा फर्क है। मान लीजिए 5 लाख रुपए गोकुल जी के बैंक अकाउंट में ही पड़े रहते हैं और वो हर महीने की 8,000 की SIP लगाते हैं कि भाई ये स्कीम में जो पराग पारेख है और निप्पॉन इंडिया है, उसमें वो 8-8 हजार रुपए SIP के रूप में कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये फंड हाउसेस उनके बैंक अकाउंट से डेबिट करेगी, तो विच मीन 5 लाख रुपए उनके बैंक में रहेगा, जो 3.5-4% का ब्याज मिलेगा उस पर, और वो हर महीने उनके अकाउंट से चला जाएगा। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि बैंक में अगर पैसे पड़े हैं तो शायद खर्च हो जाए, या दूसरी ऑप्शन है कि मैं
3 या 4% क्यों कमाऊं जब मेरे पास दूसरा ऑप्शन मिलता है? तो म्यूचुअल फंड्स में ही एक ऑप्शन होता है कि आप ये पैसे अपने खाते में ना रखें, आप ये पराग पारे का एग्जाम्पल है, उसके लिक्विड फंड में आप पैसे लगा दें, जहां पे आपको 7-7.5% के आसपास का रिटर्न मिलता है आज की तारीख में। और पराग पारे को ही कहें कि भाई आपके लिक्विड फंड में मेरे पास 2 लाख रुपए पड़े हैं, आप अपने लिक्विड फंड से हर महीने 8,000 रुपया अपनी इक्विटी स्कीम में ट्रांसफर कर लें। तो फंड हाउस अपने आप ही ये काम हर महीने करते रहेगा और आपके बैंक खाते में कुछ भी इसकी एंट्री नहीं होगी। तो इस तरह से पैसे आपके बैंक अकाउंट से बाहर भी निकल गए, 4% से ज्यादा भी कमा रहे हैं और ऑटोमेटिक इक्विटी में ट्रांसफर होकर आ रहे हैं। तो ये होता है एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। वो एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ट्रांसफर होता है। एसआईपी है कि आपके बैंक खाते में से हर महीने डेबिट होकर म्यूचुअल फंड में चला जाता है। तो गोकुल जी, आपके सवाल के जवाब में कई लोगों को शायद जवाब मिल गए होंगे, इसलिए इस सवाल मैंने दोबारा क्रॉस क्वेश्चन किया हर्ष सर से, और आपको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया कैसे अपनी एक मुश्त रकम को आप एसआईपी या एसटीपी वे में अलग अलग फंड्स के अंदर या अलग अलग समय अवधि में आप निवेश कर सकते हैं। हर्ष सर, आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स कौन से होंगे आज? तो देखिए, मैं 4 स्कीम्स बताता हूँ। ये टॉप 4 इससे प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी नया निवेशक है, अगर वो मार्केट के हर सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उनके लिए ये लागू होगा। सो पराग पारे फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड एंड आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड। इसका पर्पस ये है कि आपको मार्केट के, इंडियन मार्केट के सारे सेगमेंट्स में, इंक्लूडिंग अ वैल्यू ओरिएंटेड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, आपको ये सारा एक्सपोजर ये 4 स्कीम्स के बास्केट में मिल जाएगा। तो जो नया निवेशक निवेश करना चाह रहा है, जिनको फंड समझ में नहीं आ रहे हैं कहाँ निवेश करना है, तो ये 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर है, आप इसकी फ़ोटो खींच सकते हैं, इनके नाम लिख सकते हैं और इनके साथ अपनी शुरुआत, अपने निवेश की शुरुआत एटलीस्ट कर सकते हैं, जो हर्ष सर की तरफ से आपको सुझाए गए हैं। हर्ष सर, हर बार की तरह बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को ईजी करने के लिए, समझाने के लिए और गाइड करते रहने के लिए हमको, हमारे दर्शकों को भी। अब उम्मीद करते हैं अगली बार आपसे हम स्टूडियो में या ऑफिस में ही मुलाकात करेंगे, बहुत समय हो गया मुलाकात किए हुए भी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बने रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार बना रहेगा। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।